बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। डियर एस्पिरेंट, आज हमारा टॉपिक है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट और लेक्चर नंबर 1 है और इंट्रोडक्शन है। डियर एस्पिरेंट, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं और अब हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट भी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आगे मेरी कोर्स भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर इतना टाइम मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने आपको उसका बेस्ट हल क्या बताया है कि मैंने जो है वो मसलन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका मैंने एक वीडियो बना दी, जिसके मैंने कमेंट्स में कहा है कि जो इशू है बताएं। देखिए, अब सब आपने खुद करना है। आपको गाइडलाइन मिल गई, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए। जो चीज़ मुश्किल लगती है वो कमेंट्स में मेंशन कर दें। उस लेक्चर को ढूंढें, रेलिवेंट लेक्चर को ढूंढें, उसके नीचे मेंशन कर दें। और एट द नियर टू एग्जाम जब आपके होंगे तो उसके ऊपर जितनी भी आपकी क्यूरीज होंगी उसके ऊपर आपको एक लेक्चर दे दिया जाएगा। इसी तरह आज मैं गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है इसके ऊपर आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा हूँ, और साथ में एक मैं वो क्यूरीज के लिए लेक्चर बना दूंगा, जिसके नीचे आप क्या करोगे कि जो भी आपके इश्यूज होंगे उसको पढ़ते हुए, क्योंकि पढ़ना आपने है। जहाँ पे आपको मुश्किल आएगी वो मैंने बताना है। आप खुद पढ़ोगे तो आपकी मुश्किलें जो है वो आसान होगी, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप में से ये कोई सोचता है ना कि कि मुझे हर चीज़ जो है वो सर बाबर या फलां बंदा या अकेडमी पढ़ा दे, तो वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप खुद करोगे। और बिलीव मी, मैं एक बात कहूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप में से सिर्फ 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो इतने पैशन के साथ वो लेक्चर भी सुन रहे हैं, वो जो है वो बैंड के ऊपर या जहाँ पे भी डिस्कशन होती है वहाँ पे भी पैशन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं उनको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी उनका मुकद्दर जरूर बनेगी, बशर्ते कि कोई बैड लक ना हो जाए। तो मैं सब लोगों से ये कहता हूँ कि इनको इजी ना लिया करें। ये जो लेक्चर्स वगैरह आपके साथ शेयर हो रहे हैं, आप पैशन के साथ काम किया करें, सीखा करें। अगर आपसे कहा जाता है क्यूरीज तो पूछा करें आप, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, तो इसकी जो है आज मैंने ना आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में ना मैंने आपको जो है ना वो मैंने एक्सपर्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इसकी स्कीम की बात करूं गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की, तो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी है। चैप्टर 2 जो है वो अपॉइंटमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन के बारे में है। चैप्टर 3 जो है वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में है। और चैप्टर 4 जो है वो सप्लीमेंट्री प्रोविजंस के बारे में है। ले जी, ये है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ आपको बताता चलूँ, अपडेटेड लॉ अरेंज कर लें। और इसके अलावा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 2, उसमें भी उसका चैप्टर 2 है गार्डियन वार्ड एक्ट के बारे में। तो वो भी आप जो है वो क्या कहते हैं, उसको भी आपने देखना है, अगर वो किसी हद तक आपके साथ जो है वो आपका फायदा दे सके। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने आपको 2 मिनट में इसमें जो है ना वो एक्सपर्ट कर देना है, इसमें जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, ठीक है। अच्छा, होके आपको जो है वो स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी। दी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, ठीक है, 1890, सही। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है ना इसके 3 मेन प्लेयर हैं। कितने मेन प्लेयर हैं? 3, यानी 3 इसके स्टेक होल्डर हैं। कौन कौन से? अ, एक सबसे पहले जो है वो क्या हो गया, माइनर, ठीक है। उसके बाद कौन हो गया, गार्डियन। और तीसरा कोर्ट, जिसने उसको क्या करना है, जिसने कि वो गार्डियनशिप जो है वो क्या करनी है, ग्रांट करनी है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा कि माइनर, गार्डियन और कोर्ट। अच्छा, तो फिर माइनर कौन होगा? सेक्शन 4 देखें आप, डेफिनेशन क्लास जो है वो बताएगा कि जो माइनर है वो कौन हो सकता है। वो कहता है मेजोरिटी एक्ट, और मेजोरिटी एक्ट कहता है कि 18 ईयर्स, और अगर वो मसलन आई थिंक प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में 21 ईयर, ठीक है। अच्छा, और उसके अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको थरोल भी करवा दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर गार्डियन, तो ये कौन हो सकता है, ये भी आप देखें सेक्शन 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोर्ट, तो कौन सी कोर्ट, ये भी आप देखें,
सेक्शन 4, ठीक है, उसी में कोर्ट की डेफिनेशन और उसके साथ आप सेक्शन 4A जो है उसको भी आप जो है उसके साथ मिला के पढ़ें। तो भाई माइनर कौन होगा, गार्डियन कौन हो सकता है और कोर्ट कौन हो सकती है, वो मैंने आपको रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो मैंने जो है आपको जो है वो लिख के बताई है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ते जाइएगा, इसके साथ जो है वो करते जाइएगा। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया बताया कि 3 इसमें मेन प्लेयर हैं, ठीक है, 3 स्टेक होल्डर हैं गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत, एक माइनर है, एक गार्डियन है और एक जो है वो कोर्ट है। ठीक है, तो अब बात ये है कि यहाँ पे ना मैं एक जर्नल आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि एक जो गार्डियन होता है वो उसको कैसे गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, एक उसमें जो है वो एक उसमें जो है वो आ जाएगा थ्रू विल 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 के थ्रू भी किसी को गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है, एक थ्रू थ्रू एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और एक होता है थ्रू कोर्ट। तो ये जो थ्रू कोर्ट है ना, ये है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, ये इससे डील करता है। हमने जो पढ़ना है हमने जो पढ़ना है वो हमने ये पढ़ना है कि थ्रू जो है थ्रू कोड जो है वो जो है वो एक गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के थ्रू जो है वो एक गार्डियन जो है वो कैसे जो है वो अपॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा जी। ओहो। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो ये है, अभी तक जो हमने देखा है वो हमने देखा है कि गार्डियन वार्ड एक्ट में सिर्फ हम वो चीज़ देखेंगे कि गार्डियन को थ्रू कोर्ट जो है वो कैसे अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत सब्जेक्ट मैटर ऑफ गार्डियनशिप जो है वो क्या होगा। ठीक है, यानी इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट जो है उसको जो है वो गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है। तो एक होगा ऑफ पर्सन ऑफ माइनर, यानी माइनर के पर्सन के लिए, या ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, हाँ, या ऑफ बोथ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। तो जी ये जो है वो गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत जो है जो इसका जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है उसके तहत जो एक गार्डियन अपॉइंट हो सकता है वो ऑफ ऑफ पर्सन ऑफ माइनर भी हो सकता है, ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर भी हो सकता है, या बोथ पर्सन एंड प्रॉपर्टी भी हो सकता है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में 3 मेन प्लेयर हैं, माइनर, गार्डियन और कोर्ट, और उनकी डेफिनेशन सेक्शन 4 में दी हुई है। फिर हमने ये पढ़ा कि अच्छा, आप में से कोई बंदा कंफ्यूज ना हो, माइनर और वार्ड में क्या फ़र्क है। जब एक माइनर का गार्डियन अपॉइंट हो जाता है ना तो उसको वार्ड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये है कि हमने एक जर्नली एक चीज़ पढ़ी कि एक गार्डियन को कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, थ्रू विल, थ्रू अदर इंस्ट्रूमेंट, या थ्रू कोर्ट भी हो सकता है। तो हम जो पढ़ेंगे हम थ्रू कोर्ट जो है वो पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा कि एक गार्डियनशिप इन व्हाट रिस्पेक्ट, कि गार्डियनशिप किस किस लिए हो सकती है, और पर्सन ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, और पर्सन ऑफ द माइनर, प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर आर बोथ ऑफ द पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये है अब ये है कि जी हु हु इज इंटाइटल्ड टू बी ए टू बी ए गार्डियन, कि क्या हर बंदा जो है वो गार्डियन, या इस तरह करें, हु कैन अप्लाई फॉर गार्डियनशिप, कि कौन गार्डियनशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। क्या हर बंदा अप्लाई कर सकता है? नहीं। तो ये आप देखिएगा, ये सेक्शन 8 है जो ये बताता है कि एक जो है वो गार्डियनशिप के लिए जो है वो कौन आदमी जो है वो क्या करता है, वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, फिर ठीक है, फिर आगे ये है हाउ टू अप्लाई,
ये अप्लाई कैसे करना है, ओनली एंड ओनली थ्रू एन एप्लीकेशन। ये बताता है आपका जो है, ये भी सेक्शन 8 ही है जो कहता है एक्सेप्ट थ्रू एन एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा जी, हु कैन अप्लाई फॉर गार्डियनशिप, यानी या इसको आप इस तरह कर लें, इस करो, इस तरह करें, पर्सन्स इंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर गार्डियनशिप, कि कौन से लोग हैं जो कि गार्डियनशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि हाउ टू अप्लाई, ओनली एंड ओनली थ्रू एन एप्लीकेशन। फिर उसके बाद ये है कि फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, कि वो एप्लीकेशन क्या होगी, उसके कंटेंट्स क्या होंगे। ठीक है, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, उसमें क्या क्या चीजें लिखनी है, ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा, ये हमें सेक्शन जो है वो 10 बताएगा। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेयर टू अप्लाई, कहाँ जाके अप्लाई करना है, यानी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, कि भाई जहां माइनर रिजाइड करता है वहां पे, या जहां पे प्रॉपर्टी है वहां पे, तो वो सारे सरकमस्टांसिस जो हैं वो कहाँ पे जाके डिस्कस किए गए हैं, वो सेक्शन 9 में जाके जो है वो अप्लाई किए गए हैं। तो आपको समझ आ गया कि हु कैन अप्लाई, ठीक है, हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई, और इन विच फॉर्म टू अप्लाई। ठीक है, तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, और साथ के साथ आपके जहन में एक स्कीम भी जो है वो बैठती जा रही है। हमने पढ़ा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में 3 प्लेयर हैं, माइनर, गार्डियन, कोर्ट। फिर हमने पढ़ा कि एक गार्डियन मुख्तलिफ तरीके से अपॉइंट हो सकता है, लेकिन हमने अपॉइंटमेंट थ्रू कोर्ट जो है वो हमने डिस्कशन करनी है। फिर हमने देखा कि एक गार्डियनशिप जो है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर भी हो सकती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और बोथ भी हो सकती है। फिर हमने देखा कि वो कौन से लोग हैं जो कि गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू एन एप्लीकेशन। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कहाँ जाके उन्होंने अप्लाई करना है। ऐसे तो नहीं है कि माइनर कराची में रहता है और उन्होंने लाहौर में आके उसके पर्सन के लिए जो है वो अप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि उसकी फॉर्म क्या होगी एप्लीकेशन की, जो कि है, जो कि सेक्शन 10 जो है वो बताता है। अच्छा, अब फर्ज करते हैं कि एक कॉम्पिटेंट बंदे ने क्या किया कि उसने थ्रू एन एप्लीकेशन एट प्रॉपर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन उसने क्या किया, अप्लाई कर दिया। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब व्हाट विल बी प्रोसीजर ऑन ऑन एप्लीकेशन, कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने एक गार्डियनशिप की एप्लीकेशन आ गई है, तो अब उस पे कोर्ट प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करेगा। तो ये अब बताएगा कौन, ये सेक्शन 11 जो है वो बताएगा इसमें। ठीक है, और वो क्या बताता है, सेक्शन 11 क्या बताता है, सेक्शन 11 बताता है जी कि जो है वो ना, नोटिस टू ऑल इंटरेस्टेड पर्सन्स, उसके अंदर लिखा हुआ है कि किस किस को जो है वो नोटिस नोटिस जो है वो दिए जाएंगे। फिर वो बताता है पावर्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है, टू मेक इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। ये क्या है जी, पावर टू मेक इंटरलोक्टरी ऑर्डर, ये क्या है, ये है कि अच्छा जी, ये है सेक्शन 12, ये तो है ना, ये सेक्शन 11 है, प्रोसीजर जो है, और उसकी जो पावर्स हैं वाइल मेकिंग ड्यूरिंग प्रोसीजर, वो सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 क्या है कि कोर्ट इंटरम ऑर्डर्स कर सकती है। किस तरह के ऑर्डर, इंटरम कस्टडी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, सेक्शन 12 की एप्लीकेशन। सेक्शन 25 की जो एप्लीकेशन है वो परमानेंट कस्टडी की एप्लीकेशन दी जाती है। ठीक है, और जो सेक्शन 12 की एप्लीकेशन है वो इंटरम कस्टडी की जो एप्लीकेशन, फिर कोर्ट अगर चाहे तो वो माइनर को जो है वो पेश करने का भी जो है वो कोर्ट में जो है वो ऑर्डर जो है वो कर सकती है। तो जो यानी प्रोसीजर उसके बाद कोर्ट उनको देगी, वो क्या कहते हैं, सब लोगों को जो है वो क्या करेगी, नोटिस करेगी, और फिर उसके बाद क्या करेगी, कोर्ट मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर्स कर सकती है अंडर सेक्शन 12। अच्छा, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना,
वो बड़ी अहम है कि एक बंदे ने अप्लाई कर दिया कोर्ट के ऊपर, कोर्ट ने क्या किया कि जो है वो उस एप्लीकेशन के ऊपर दूसरी पार्टी को नोटिस भी कर दिया, वो पार्टी भी कोर्ट में जो है वो जो है वो आ गई, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या करना है कि अब जो चीज़ है वो ये है कि वो अगर कोर्ट ने चाहे पर्सन, चाहे प्रॉपर्टी, चाहे बोथ, कोर्ट ने कोई भी अगर जो है वो क्या कहते हैं कोर्ट ने जो है वो कोई भी अगर गार्डियन अपॉइंट करना है तो उसकी पैरामाउंट कंसिडरेशन जो है वो क्या होगी, वो होगी वेलफेयर ऑफ द माइनर। कि वेलफेयर ऑफ द माइनर की बुनियाद पे जो है कोर्ट ने क्या करना है जी कि वो ऑर्डर जो है वो करना है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेक्शन 7 है जो कहता है कि कोर्ट ने वेलफेयर ऑफ माइनर को सामने रखते हुए किसी गार्डियन को क्या करना है, अपॉइंट करना है। और अगर कोई गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको रिमूव करके भी कोर्ट जो है वो गार्डियन जो है वो अपॉइंट कर सकती है। तो वेलफेयर ऑफ द माइनर। अच्छा, अब वेलफेयर ऑफ द माइनर की बुनियाद पे गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत सारे ऑर्डर वेलफेयर ऑफ माइनर के तहत होने चाहिए। तो फिर फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड while while determining वेलफेयर ऑफ माइनर। अब एक और चीज आ गई कि अगर कोर्ट ने जो है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर डिटरमिन करनी है तो उसके उसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो बच्चों ये आपको आता है सेक्शन 17। तो आज आपको पता चला कि सेक्शन 17 कैसे रिलेट कर रहा है कि अब कोर्ट ने जब उस एप्लीकेशन को डिसाइड करना है, ठीक है, तो कोर्ट ने वो जो उसके अंदर चीजें लिखी हैं, मसलन सेक्स को देखा जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है, उसकी एज को देखा जाएगा, जो बंदा गार्डियनशिप मांग रहा है उसका उसके साथ रिलेशन देखा जाएगा, उसका रिलीजन जो है उसको देखा जाएगा, और उसकी बुनियाद पे वेलफेयर ऑफ माइनर जो है उसको कोर्ट क्या करेगी, वो डिटरमिन करेगी। तो मैंने आपको अभी तक जो है वो क्या चीज बताई है, मैंने अभी तक आपको ये बताया है, अभी तक जो है आपको ये बताया है कि कोर्ट ने वो जो एप्लीकेशन डिसाइड करनी है ना, एप्लीकेशन वो ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है उसको कोर्ट ने डिसाइड करना है कि गार्डियन अपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता, कस्टडी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, ठीक है। और वो जो वेलफेयर ऑफ माइनर है उसको डिटरमिन करते हुए कोर्ट ने जो है वो जो फैक्टर्स जो कंसीडर करने हैं वो सेक्शन जो है वो 17 जो है वो बताता है। फिर एक और बात भी है, ठीक है, कि ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड कोर्ट ने कर लिए, अब कोर्ट डिटरमिन कैसे करेगा, डिटर्मिनेशन या इस तरह कर लें, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ माइनर। अब कोर्ट ने, ठीक है, कोर्ट ने वो फैक्ट्स भी कंसीडर कर लिए, ठीक है, तो फैक्टर भी कंसीडर कर लिए। तो अब कोर्ट ने एक्चुअली ये सब के सब जो फैक्टर्स हैं ये क्या हैं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं उनको प्रूव कैसे किया जाता है, वो होता है थ्रू एविडेंस, थ्रू एविडेंस। यानी ये जो वेलफेयर ऑफ द माइनर है सेक्शन 17 के पैरामीटर्स की बुनियाद पे वो थ्रू एविडेंस जो है वो क्या होगी, एस्टेब्लिश होगी, और आफ्टर हियरिंग द अदर पार्टीज। और ये बात कहता है सेक्शन 13 कि थ्रू एविडेंस कोर्ट ने ये जो वेलफेयर ऑफ द माइनर है वो सेक्शन 13 के तहत सेक्शन 13 कहता है कि कोर्ट ने थ्रू एविडेंस जो है वो उसको जो है वो देखना है, ठीक है।
अच्छा, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, रिपीट करने का मकसद है कि आपको अजबर हो जाए। हमने देखा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत 3 रूल हैं, माइनर, गार्डियन और कोर्ट। हमने देखा कि जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है वो सिर्फ अपॉइंटमेंट थ्रू कोर्ट से डील करता है। हमने देखा कि एक गार्डियन जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, प्रॉपर्टी या बोथ हो सकता है। हमने देखा कि कौन से पर्सन्स हैं जो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है। हमने देखा कि कहाँ जाके अप्लाई करना है। हमने देखा कि किस शक्ल में अप्लाई करना है। हमने देखा कि अगर एप्लीकेशन आ गई तो उसके बाद कोर्ट ने प्रोसीजर जो है वो क्या एक्सरसाइज करना है, प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है, कोर्ट ने पावर्स कौन कौन सी कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। फिर हमने बहुत अहम देखा कि उस एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने कौन सा पैरामीटर सामने रखना है, वेलफेयर ऑफ द माइनर, और उसके लिए कोर्ट ने कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना है, वो कोर्ट ने जो सेक्शन 17 में फैक्टर्स हैं उनको सामने रखना है। ठीक है, और फिर कोर्ट ने ये कैसे देखना है कि वो फैक्टर प्रूव, कोई पार्टी प्रूव कर रही है या डिसप्रूव हो रहे हैं, वो सेक्शन 13 जो कहता है कि वो थ्रू जो है वो एविडेंस जो है वो। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक सेक्शन 15 है जो कहता है कि मोर देन वन गार्डियन फॉर सेम माइनर। ठीक है, कि एक माइनर के लिए एक से ज्यादा गार्डियन भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, खुसूसन प्रॉपर्टी के लिए जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और ये क्या था, ये जो है वो सेक्शन जो है वो 15 था। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें जरा कि हमने मेन चीज जो है ना वो कर ली है, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियनशिप वाला ना, ये हमने कर ली है। ठीक है, अच्छा, अब आगे शुरू हो रहा है। अच्छा, इसमें एक रहता है सेक्शन 17, 18 और 19 रहता है। अच्छा, उसके बाद अब कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस या इस तरह करने, circumstances where a guardian cannot be appointed। कुछ ऐसे माइनर्स हैं जिनके लिए जो है वो एक गार्डियन जो है उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये कौन सा है, ये सेक्शन 19 है, आप उसको देख लीजिएगा कि कब कब जो है वो एक गार्डियन जो है उसको अपॉइंट जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया। लीजिए, अब जो है ना ये हमने जो है वो जो है ये मेन अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियनशिप, डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन जो है। अच्छा, देखें, अगर तो फर्स्ट टाइम गार्डियन अपॉइंट हो रहा है तो उसको कहेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। लेकिन अगर एक पहले से गार्डियन है, चाहे वो थ्रू विल है, थ्रू इंस्ट्रूमेंट है, या विदाउट इंस्ट्रूमेंट है या थ्रू विल है, तो उसको अगर कोर्ट में लेके आए हैं कि जी इसको कोर्ट गार्डियन अपॉइंट कर दे, तो इसका मतलब ये कि जो पहले से गार्डियन है कोर्ट उसको गार्डियन डिक्लेयर कर दे, तो उसको कहते हैं डेक्लेरेशन ऑफ द गार्डियन। तो अपॉइंटमेंट और गार्डियन में, डेक्लेरेशन में समझ आ गई कि अगर वो पहले से गार्डियन है और वो गार्डियन अपॉइंट होने के लिए आया है या कोई डिस्प्यूट आ गया तो फिर डेक्लेरेशन होगी। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कोई उसका गार्डियन नहीं है, अपॉइंटमेंट के लिए आए हैं, तो वो अपॉइंटमेंट जो है वो आएगी। अब हम जो हम तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज की तरफ ना, जो कि सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 24 तक है। बहुत इजी है, इसको पढ़िएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो जो मैंने हेड लिखा होगा क्यूरीज के लिए एक लेक्चर, उसके नीचे आप लिख देंगे तो वहां पे मैं उसका क्या करूंगा, मैं उसका जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, अब आप देखें जो राइट्स एंड लायबिलिटीज है ना, उसको जो है ना, एक उसका पार्ट है जनरल राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, जो कि गार्डियन ऑफ पर्सन के लिए भी होगी, प्रॉपर्टी के लिए भी होगी। एक होगी वो राइट्स एंड लायबिलिटीज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द गार्डियन ऑफ द पर्सन, और एक होंगी राइट्स एंड लायबिलिटीज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये बहुत इजी है, आप इनको पढ़िएगा। ठीक है, अब इसके बाद ना एक सेक्शन बड़ा अहम है, वो है टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप, और उसमें है रिमूवल, कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर एक जो एक गार्डियन पहले से पॉइंट है उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा,
डिस्चार्ज और रिमूवल, रिमूवल तो है ना जबरदस्ती उसको रिमूव करना, डिस्चार्ज ये है कि वो खुद ही कहता है जी कि मुझे मेरी जिम्मेदारी से जो है वो आज़ाद कर दें। तो फिर कोर्ट ने देखना है कि क्या उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है या नहीं है। अच्छा, फिर है सेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ द गार्डियनशिप। कौन से सर्कमस्टांसिस हैं कि जहाँ पे एक गार्डियनशिप जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। रिमूवल उसकी एक ग्राउंड होगी कि कोर्ट ने रिमूव किया तो उसकी जो है वो गार्डियनशिप जो है वो उसकी अथॉरिटी खत्म होगी। इसके अलावा भी डेथ भी हो सकती है या माइनर मेजर हो जाए, तो वो सारी ग्राउंड्स कहाँ पे लिखी हुई हैं, कहाँ पे लिखी हुई हैं, वो सेक्शन 41 है, सेक्शन 41 है जो उसके बारे में जो है वो बताता है, ठीक है। तो आप इसको भी जो है वो देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोर्ट ने एक गार्डियन को रिमूव कर दिया है तो जाहिर बात है फिर एक नया गार्डियन अपॉइंट होगा उसी प्रोसीजर के तहत जो कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, वो सेक्शन 42 है, ठीक है। अच्छा जी, ये था हमारा चैप्टर 2 जो है वो ड्यूटीज राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में, ठीक है। अब हम आखिरी जो है वो एक देख लेते हैं सप्लीमेंट्री प्रोविजन जो है ना, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सप्लीमेंट्री प्रोविजन में एक पेनल्टीज है सेक्शन 44 और 45, और एक ये है वो अपील कहाँ पे हो सकती है कि एक कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, कोर्ट ने, और अब उस जो कोर्ट ने वो ऑर्डर किया है उसके अगेंस्ट अपील जो है वो कहाँ पे जो है वो लाए करनी है। तो बच्चों, मैंने आपको ना एक जो है वो स्केच दिया है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का, और कोशिश की है कि अब आप जब गार्डियन एंड वार्ड एक्ट को पढ़ें तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जो है वो क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसके साथ जो है वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 2 और उसका जो है वो जो है वो वॉल्यूम 2 और उसका चैप्टर 2 जो है वो भी जो इससे जो है वो गार्डियनशिप से डील करता है। तो आप प्लीज उसको भी जो है वो आप एक नज़र जो है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। जो इसका चैप्टर 2 है वो इससे डील करता है, ठीक है। तो ये था जी हमारा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, जिसकी आज मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बताया है। अब आप इसको एक दफ़ा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट को पढ़िएगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको थारोली भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्यूरी होगी तो वो जो मैं एक लेक्चर नंबर 2 जो है क्यूरीज के बारे में अभी मैं अपलोड करूंगा, तो वहां पे जाके आप उस गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत बारे में जो है वो लिखिएगा। आगे मैं सोच रहा हूँ इसी तरह जनरल क्लासेस एक्ट और इसी तरह लिमिटेशन एक्ट के ऊपर मैं आपको एक जनरल लेक्चर जो है वो दे दूँ। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।